क्योंकि लगभग 10 वर्षों में दिल्ली ने देखा कि प्रयोग धर्मी राजनीति कितनी खतरनाक हो सकती है। मुझे लगता है उसके बाद एक सुखद अनुभूति दिल्ली को कराने का जो अनुभव है वो रेखा जी के शासनकाल में दिखाई पड़ रहा है। विपुल शाह जी, सुदीप्तो सेन जी, मोनिका जी, श्रीधरन जी और नंद कुमार जी, जो प्रज्ञा प्रवाह के संयोजक हैं, आदरणीय नंद कुमार जी, जिनसे मेरा बहुत लंबे समय से बड़ा निकट का संबंध रहा। आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने को एकत्र हुए, द रियल केरला स्टोरी, मैं थोड़ा सा इस विषय पे कहना चाहूंगा। व्हेन वी टॉक अबाउट द रियल केरला स्टोरी, वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द रियल रोल ऑफ केरला इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड द इंडियन हिस्ट्री। केरल वो राज्य है जिसके विषय में भी मोनिका जी ने कहा कि भगवान परशुराम ने फरसा फेंका, उसके बाद माना जाता है कि समुद्र पीछे हटा और वो क्रिएट हुआ। तो मेरा मानना है आज कम से कम अगर जियोलॉजिकल डाटा और ओशियनोग्राफिक डाटा निकाल कर ये कैलकुलेट किया जाए कि व्हेन द ओशियन रिसीडेड एंड द लैंड इमर्ज्ड, तो इससे दो में से एक बात तो कम से कम माननी पड़ेगी, आइदर अवर सिविलाइजेशन इज दैट मच ओल्ड, और इवन इफ somebody wants to say that it was not that much old, then we were knowing that this thing happened. तो आइदर हमारी हिस्टोरिकल सुप्रीमेसी मानिए या साइंटिफिक सुप्रीमेसी मानिए, मगर दोनों ही बातों को डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है और कभी आपको बताने नहीं आ जाता है कि व्हाई द केरला इज कॉल्ड गॉड्स ओन कंट्री। एंड इट्स नॉट जस्ट द वर्ड ऑफ गॉड इमर्ज फ्रॉम हियर। केरल के एक छोटे से गांव से आदि शंकराचार्य निकलते हैं, और शंकराचार्य जी का मंदिर कहां? कश्मीर में। उनकी समाधि कहां? केदारनाथ में। और धर्म की ध्वजा दक्षिण से उत्तर की तरफ गई है। आदरणीय नंद कुमार जी यहां बैठे हुए, प्रज्ञा प्रवाह यदि हुआ है धर्म का तो केरल से उत्तर की तरफ हुआ है। इट्स नॉट रिवर्स व्हिच इज बीइंग टोल्ड कि नॉर्थ से साउथ गए थे लोग जीतने के लिए। नहीं साहब, धर्म की विजय दक्षिण से उत्तर की तरफ हुई थी और वो आदि शंकराचार्य जी ने केरल से प्रारंभ किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इफ एनीबडी टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप इन रूलिंग, कहते हैं ना कि पार्लियामेंट इसलिए है कि यू शुड नॉट कंसीडर यू एज ए ओनर ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट, यू आर जस्ट द ट्रस्टी। तो उसका सबसे पहले उल्लेख मिलता है कि त्रावणकोर के महाराजा क्या मानते थे कि श्री पद्मनाभ स्वामी यहां के शासक हैं, मैं तो सिर्फ सेवक हूं। इफ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप इज देयर विच द वेस्टर्न वांट टू प्रोक्लेम फॉर देयर ओन, इट इज ऑल्सो देयर इन केरला। एक पद्मनाभ मेनन की बुक है हिस्ट्री ऑफ केरला, जिसमें वो कहते हैं कि जब जेमरिन राजाओं और पुर्तगीज के बीच में संधि वार्ता खत्म हो गई, फेल्ड हो गई, एंड इट वाज डिसाइडेड दैट द वॉर विल बी देयर, तो जेमरिन किंग्स ऑफ केरला हैज सेंड अ सेट ऑफ रूल्स टू पुर्तगीज कि नंबर 1, वॉर जो होगी वो बाहर किसी मैदान में होगी, उसका आम पब्लिक से कोई लेना देना नहीं होगा। जब भी वॉर होगी तो हम पहले ड्रम बजाएंगे, नगाड़ा बजाएंगे, जब आप रिवर्स में ड्रम बजा देंगे उसके बाद हम अटैक करेंगे। हम किसी पे अकेले में अटैक नहीं करते, भागती सेना पे नहीं मारा जाएगा, किसी घायल को नहीं मारा जाएगा, रात्रि में अटैक नहीं किया जाएगा, जीतने के बाद प्लंडरिंग ऑफ वेल्थ नहीं होगी, डिसरिस्पेक्टिंग ऑफ वुमेन नहीं होगी। तो यू नो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ पुर्तगीज? दे आर टॉकिंग अबाउट द वॉर, दे आर टॉकिंग अबाउट द स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। बट अब यहां से मैं बताना चाहता हूं जो आज की जो हमारा विषय है कैसे कनेक्ट होता है। हमें तो बता दिया जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इट्स नॉट ट्रू। इफ एवरीथिंग वाज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इट वाज नेवर एवरीथिंग फेयर इन वॉर एंड नेवर एवरीथिंग फेयर इन लव। इसीलिए यह बात मैंने पहले भी कही है कि किसी भी भारतीय भाषा में, हिंदी हो, संस्कृत हो या कोई भी भारतीय भाषा हो, ऐसा कोई फ्रेज आपको नहीं मिलेगा कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज ना जायज है, सब कुछ उचित अनुचित है। आप इसकी जो हिंदी कहते हैं, आप कहते हैं जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। न जंग हिंदी का शब्द है, न इश्क हिंदी का शब्द है, न जायज हिंदी का शब्द है, तीनों पर्शियन वर्ड्स हैं। वो जायज होने से ही ये सब कुछ शुरू होता है, जायज होने से ही मारना काटना शुरू होता है, आतंकवाद शुरू होता है। अगर सब कुछ जायज है तो आतंकवाद भी जायज है, और फिर धोखा देना भी जायज है, फिर लव जिहाद भी जायज है ना। हमारे यहां युद्ध का एक धर्म और प्रेम का एक त्याग होता था, एक मर्यादा होती थी। अब मैं यह भी बताना चाहता हूं, केरल की स्टोरी सिर्फ इतनी नहीं है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से एक बुक पब्लिश हुई थी, क्रेस्ट ऑफ द पीकॉक, आप सबने जो लोग केरल से जुड़े जरूर पता होगा। उसमें मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, कैलकुलस के जो वेस्ट ने खोजे। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने भी अपनी रिसर्च में इस बात को माना कि जो
न्यूटन ने कैलकुलस खोजा, उससे कम से कम 250-300 साल पहले का माधव सारणी में रिटन डॉक्यूमेंटेड केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में अवेलेबल है। एंड नाउ दे ऑफिशियली एक्सेप्ट कि देयर पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट, क्योंकि अगर हमारे क्रिश्चियन मिशनरीज वाले लोग कहते हैं कि साहब केरल में आना जाना था, तो द पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट कि यहां से वहां गया हो, देन दे अंडरस्टूड एंड देन दे फॉर्मुलेटेड ऑल दोस थिंग्स। तो नॉलेज के लिए भी एक अलग स्थिति है, हाउ द कंट्री गेट्स कनेक्टेड। आप गुरुवयूर के मंदिर में जाइए, वहां भगवान कृष्ण की मूर्ति है, तो जिस क्षण आप वहां पर अपना श्रद्धा का भाव अर्पित करते हैं, तो आपका वही श्रद्धा का भाव मथुरा में भी जुड़ जाता है, वृंदावन में भी जुड़ जाता है, और द्वारका में भी जुड़ जाता है, और जगन्नाथपुरी में भी जुड़ जाता है, जहां आज रथ यात्रा आजकल चल रही है। अर्थात हाउ द कंट्री गेट्स कनेक्टेड, यह हमें समझने की जरूरत है। अब आज का जो केरल बना, हाउ दिस थिंग्स स्टार्टेड, वी हैव टू लुक। चूंकि मैं राजनीतिक दल का प्रवक्ता भी हूं, तो मैं जरा इसका पॉलिटिकल जेनेसिस भी समझिए। When we got independence, ये कहा जाता ना कि अंग्रेजों ने हमें शिक्षा दी, पर सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ लिटरेसी कहां थी? स्टेट ऑफ ट्रावनकोर में 47%। जब पूरे देश में क्या थी? 11%, 12%। हमारी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में तो 1931 में 8%। अब आप आइए, उसके बाद आजादी के बाद पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी तो केरल में 57 में नंबूदरीपाद की कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट, और यहीं से कुछ चेंजेस शुरू होते हैं, जिसका जिक्र मोनिका जी ने किया। एक स्ट्रक्चर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे दिमागों को परवर्ट और डिस्टॉर्ट किया जाए। इसके लिए किसी को पढ़ना है तो मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 पढ़े। यूरी बेंजमेनेव, जो भारत के में 60 और 70 के दशक में पत्रकार बन के रहता था और मूलतः वो केजीबी का जासूस था, कैसे स्ट्रक्चर्ड एजेंडा था कि इस देश की धर्म संस्कृति को नष्ट करना है, और उसके बाद इस देश के अंदर कैसे उनकी नजर में रिवॉल्यूशन करा के पावर को कैप्चर करना है। उसके बाद इफ यू रिमेंबर, अभी 2010 में एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे मिस्टर मनी, जिन्होंने कहा कि 70s में हमने पॉलिटिकल मर्डर कराए। लोकतंत्र में राजनीतिक हत्याओं की शुरुआत हुई अगर, जिसको कि ऑफिशियली एक्सेप्ट भी किया गया कई जगहों पे और बहुत ग्लोरीफाई भी किया गया, तो वो केरल में हुआ। और उसके बाद डिस्टॉर्शन बढ़ते 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 वहां तक पहुंचा कि 16 मार्च 2006 को केरल की असेंबली में एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास होता है। फॉर हुम? इन फेवर ऑफ अब्दुल नसीर मदनी, हु वाज अ प्राइम एक्यूज्ड इन 1998 कोयम्बटूर ब्लास्ट, कि वो तमिलनाडु की जेल में बंद है, उसे रिलीज कर दिया जाए। और 117 आउट ऑफ 117 एमएलएज, ऑल कम्युनिस्ट, ऑल कांग्रेस वोटेड इन फेवर। This is the only example in the history of the country in which a constitutional apparatus has been used to defend the terrorism. फिर इतना ही नहीं होता है, फिर आगे कहानी और बढ़ती है। 2013 में मल्लापुरम की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक प्रस्ताव पारित करती है कि सिंस इट हैज बिकम ए मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट, तो यहां पर सभी लड़कियों की शादी की एज, जो कॉन्स्टिट्यूशनली 18 साल थी भारत में, वो 16 कर दी जाए। Not only for Muslims. For Muslims, it is no problem. Even you can marry a 9-year-old girl. But for all the communities, and to the surprise and the agony of the constitution, that this was accepted by the Kerala government in May 2013. At the time, it was led by UDF, Congress. And after BJP has made it a big issue, then they withdrew the order next month, that is June 2024, and said it will not affect retrospectively. और फिर जो एक दुष्प्रचार किया जाता है एज इफ कि लव जिहाद शब्द जो है वो कोई संघ परिवार और भाजपा ने शुरू किया, तो 25 जुलाई 2010 को वीएस अच्युतानंदन, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के सीएम थे, उन्होंने सबसे पहले लव जिहाद शब्द का प्रयोग किया। ओमन चांडी ने 25 जून 2012 को, वो कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे, फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर जिहाद, लव जिहाद का पूरा डिटेल दिया। शहनशाह वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में 9 दिसंबर 2009 को जो हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया, उसमें ये वर्ड लिखा हुआ है कि इट सीम्स दैट ए प्रोजेक्ट लाइक रोमियो जिहाद एंड लव जिहाद इज बीन ऑपरेटिंग विच इज सिस्टमेटिकली कन्वर्टिंग द नॉन मुस्लिम गर्ल्स इनटू इस्लाम। और केरला एसटीएफ की एक रिपोर्ट सबमिटेड है जिसमें कहा गया कि ये जो हो रहे हैं ये नॉर्मल प्यार मोहब्बत के मुद्दे नहीं है। उन्होंने कहा 1995 में पीएफआई ने एक बाकायदा प्लान बनाया और उसमें यह प्लानिंग की गई कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की हिंदू एंड क्रिश्चियन लड़कियों को एक योजनाबद्ध व्यवस्थित तरीके से प्रेम के जाल में फंसाकर कन्वर्ट करने का प्रयास करना है।
और उसके कितने दुखद और दर्दनाक अनुभव रहे वो इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेंगे। मोनिका जी ने अभी उसमें से कुछ एक के बारे में बताया। उन बच्चियों के साथ क्या क्या गुजरा ये हमें समझने की जरूरत है। और ये उससे बुरी बात ये है कि हम यहां उत्तर भारत में बैठे हैं, हम में से बहुतों को केरला के उस रेजोल्यूशन के बारे में नहीं पता होता, इन चीजों के बारे में नहीं पता होता है। उन सारी चीजों को सिर्फ ढका नहीं जाता है, यहां ग्लोरीफाई और जस्टिफाई किया जाता है। सिर्फ 2 साल पहले केरल की घटना है जहां हमास के समर्थन में रैली हो रही थी और नारे लग रहे थे और उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मान लिया जाता है। ये एक एटमॉस्फियर बनाता है और फिर वो एटमॉस्फियर एक पर्टिकुलर टाइप की फियर साइकोसिस बना रहा है एक डायरेक्शन में। सेकेंड डायरेक्शन क्या हो रहा है? इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म उसको धर्मनिरपेक्षता कह दिया जाता है, दो द रियल ट्रांसलेशन इज पंथ निरपेक्षता। धर्म से विमुख समाज को करने का प्रयास किया जाता है। यह देश कभी भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता क्योंकि इस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर जो अशोक का चक्र है वो सारनाथ का धम्म चक्र है। इस देश के लोकसभा की स्पीकर की चेयर के पीछे लिखा हुआ धर्म चक्र प्रवर्तनाय। द इंटायर पार्लियामेंट इज सिटिंग फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ द साइकिल ऑफ धर्म। सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पर लिखा यथो धर्मस् तथो जया। अब बच्चों के दिमाग में एक पर्टिकुलर टाइप की चीज भरी जाती है। पहले तो सारी की सारी चीजें जो पढ़ाई जाती थी सिलेबस से बाहर कर दो। सेकेंड स्टेज, हम लोगों ने बहुत सी बातें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू सुनी है, ऐसा नहीं कि एवरीथिंग वाज इन सिलेबस। अब वो जनरेशन है जिसको खुद ही नहीं क्लियर है अपने धर्म और संस्कृति के बारे में और उसके दिमाग में सिर्फ ये हुआ है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े बन जाएं, बस दैट्स एनफ, बाकी चाहे जो करें। बस यहीं पे जाके जिंदगी में समझ में आता है कि बाकी चाहे जो was much more important than whatever they have achieved। तो इसलिए एक तरफ सोसाइटी, एक तरफ गवर्नमेंट, तो एक तरफ फैमिली की भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप उन सारी चीजों पे ध्यान रखें और बच्चों को ये समझने की बहुत जरूरत है। आज हमसे कहा जाता है यू आर टॉकिंग अबाउट अल्ट्रा नेशनलिज्म, देयर इज नथिंग लाइक अल्ट्रा नेशनलिज्म, द प्रॉब्लम इज अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म। This ultra individualism has been inculcated in our minds. And how it is being inculcated? वो जो रामायण में एक कथा है ना कि जब रावण आया सीता माता का हरण करने के लिए तो राक्षस के वेश में नहीं आया था, वो साधु का वेश धर के आया था। तो इट इज कमिंग इनगल्फिंग इटसेल्फ इन द गार्ब ऑफ मैनी पॉजिटिव टाइप ऑफ यू कैन से कैमोफ्लाज कि भाई ये तो मॉडर्नाइजेशन है, ये तो ग्लोबलाइजेशन है, ये तो इंडिविजुअलिज्म है, मेरी सेल्फ आइडेंटिटी है, मेरी एक सेल्फ डिग्निटी है। यही कहा जाता है कि अगर तुम्हारे फॉरगेट अबाउट द एल्डर सिस्टर एंड एल्डर ब्रदर, अगर मदर फादर भी कुछ कहते हैं तो तुरंत मेरी सेल्फ डिग्निटी जागृत हो जाती है। बट द सेम सोसाइटी टेल्स यू कि व्हेन यू आर डूइंग ए जॉब देयर आर ओनली 2 रूल्स ऑफ जॉब। नंबर 1, द बॉस इज ऑलवेज राइट, एंड नंबर 2, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन रेफर टू रूल नंबर 1। यानी अगर बॉस आपका डांट रहा हो तो दुम हिलाते रहना है, जवाब नहीं देना है। नो सेल्फ डिग्निटी। जिससे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है वो फटकार रहा हो तो दुम हिलाते रहना है, नो सेल्फ डिग्निटी। घर पे आके सारी सेल्फ डिग्निटी। जरा इस कॉन्स्पिरेसी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और ये कॉन्स्पिरेसी कई एंगल से आ रही है, इसमें कई सारे एम इन्वॉल्व हैं। मैकॉले थॉट, मार्क्सिस्ट थॉट, मार्केट थॉट, और बाकी वाला तो हम आप समझते ही हैं। उसके लिए तो आप सभी बुद्धिमान हैं। अब आप ये समझिए, बच्चों को ये बताना चाहिए कि अभी आपको ध्यान हो जाए, पानी की बोतल आती ना 10 रुपए की, 10 रुपए की तो पानी की बोतल है और फेसबुक फ्री है, यूट्यूब फ्री, इंस्टाग्राम फ्री, ट्विटर फ्री, सिर्फ इंटरनेट का पैसा देना है ना। व्हाई इट इज फ्री? अरे वो धंधा करने के लिए आए, आपको फ्री क्यों दे रहे हैं? And that too coming from that society whose established principle is then can never be a free lunch। वैसे एक वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को फ्री लंच दिया था ना, तो देखा उससे क्या क्या निकलवा रहे हैं। बेचारा ऐसा जाके फंस गया कि ना ईरान का रह गया, ना पाकिस्तान का रह गया, ना मुसलमान का रह गया, ना अमेरिका का रह गया। तो आप ये समझ लीजिए कि if they are providing anything is being provided free, it is capturing your mind, they are getting something out of that। तो बच्चों को भी यह समझने की जरूरत है और इसलिए हमें इन चीजों का क्योर कैसे करना है, दैट इज वन थिंग।
जैसे अभी कहा गया कि एनआईए की जांच होनी चाहिए, इन केसेस के बारे में एक्सपेडाइट होना चाहिए कोर्ट केस में, गवर्नमेंट को रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए। केरल में हमारी गवर्नमेंट नहीं है, फिर भी जितना संभव हो सके सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और दूसरा है प्रिवेंशन। क्योर और प्रिवेंशन दोनों जरूरी है। क्योर तो अलग चीज है, प्रिवेंशन के लिए जरूरी है कि बच्चों में इस बात की जागरूकता हो और उन्हें बताना चाहिए। जिसे ऑन द लाइटर नोट एक लाइन में कहूंगा कि बिटिया इस संसार में संभल के चलियो जाए, ना जाने किस भेष में कब रावण मिल जाए। तो आपको यह समझ के चलना होगा कि हर दिखने वाला उसको फेस वैल्यू पे नहीं लेना है, क्योंकि बहुत से इंपोस्टर्स घूम रहे हैं जो कि आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और दूसरी बात, हमें अपने बच्चों को इस विषय के ऊपर जागृत करना होगा। जैसे अभी वो प्रश्न पूछा गया, उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहां तो बंदर हनुमान जी हैं और नंदी बैल हैं और गणेश जी ऐसे हैं। इसकी जेनेसिस कहां से? 1854 में कार्ल मार्क्स शिकागो हेराल्ड ट्रिब्यून में एक आर्टिकल लिखता है कि वॉट एवर द डिस्ट्रक्शन ब्रिटिशर्स आर डूइंग इन इंडिया, दो इट इज पेनफुल बट प्लेजरेबल ऑल्सो। क्योंकि उन्होंने कहा कि ये हिंदू समाज चाहे कितना भी उन्नत हो, कितना भी समृद्ध क्यों ना हो, पर जो बंदर हनुमान नंदी बैल और हाथी गणेश को पूजते हैं वो मूर्ख हैं, वो इसी लायक हैं कि उन पर हुकूमत की जाए। अब मजे की बात यह है कि इस ढंग का थॉट प्रोसेस हमें सिस्टमेटिकली एजुकेशन से लेके मीडिया तक सब जगह पढ़ाया जाता है और इसका काउंटर कहीं से नहीं आता है। काउंटर इसलिए नहीं आता है कि आइदर मदर फादर आर टू मच बिजी in their own career and work, and second thing, most of them are not aware, because इससे पहले की जो जनरेशन थी they were aware। जो हम लोगों के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर थे वो तो अवेयर थे, आज की तो बहुत सी जनरेशन को अवेयरनेस ही नहीं है। इसलिए कई बार हमें इन चीजों को समझने की आवश्यकता भी होती है कि ऐसा क्यों है। जैसा आई ऑलरेडी टोल्ड इट बिफोर, तो मैं रिपीट करना चाहता हूं कि भाई हनुमान जी बंदर क्यों है, वो वानर क्यों है? वो वानर है, उसके बाद बाल ब्रह्मचारी हैं, फिर अतुलित बलशाली हैं, और इसके बाद भगवान के सबसे निकट हैं। और भगवान राम के पुत्र लवकुश के मंदिर नहीं होते, हनुमान जी के मंदिर हैं, और हनुमान रामचंद्र जी से ज्यादा हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हनुमान जी हमारे मन की एक शक्ति का प्रतीक हो। जब प्रभु आते हैं तो ये कोई प्रतीकात्मक नहीं है, इसीलिए हमारे यहां रामलीला शब्द प्रयोग किया जाता है, क्योंकि when the God has come, it has manifested in multiple forms। और उसको हमें समझने की जरूरत है। जैसे उन्होंने कहा एक बुक और एक बुक क्यों नहीं? अरे भाई बिल्कुल ठीक है भाई, प्राइमरी स्कूल के बच्चे को एक ही बुक चाहिए, केजी में एक बुक से काम चलेगा, पीएचडी में एक एक टॉपिक का एक एक एक्सपर्ट होगा, फॉरगेट अबाउट द सब्जेक्ट्स। वहां लाइब्रेरी चाहिए होगी तो वहां बुक है, हमारे यहां लाइब्रेरी है, पर लाइब्रेरी की समझ तो होनी चाहिए। आप ये समझिए कि हनुमान जी ऐसे क्यों हैं? आपने कभी देखा होगा, वो हमारे मन की चंचल वृत्ति के प्रतीक है। आपने वानर को अगर देखा हो तो एक क्षण के लिए शांत नहीं बैठता। आप किसी लुक एट एनी मंकी, दो हनुमान जी इज नॉट मंकी, इज सिंबलाइजेशन कि वानर क्या है उसको समझिए। वो कभी यूं देखेगा, कभी ऐसे देखे, कभी ऐसे देखेगा। आप आंख बंद करके ध्यान लगाइए, एक क्षण के लिए एक विषय के ऊपर ध्यान नहीं एकत्र होगा, कभी इस टॉपिक पे भागे, उस टॉपिक पे। अब वानर बाल ब्रह्मचारी, इसका मतलब आप मन को नियंत्रित करिए, और मन सर्वाधिक आवेग से जिस चीज पे भागता हुआ है, काम वासना। इफ यू आर एबल टू कंट्रोल योर माइंड टू दैट एक्सटेंट, तो आपको क्या मिलेगा? अपरिमित शक्ति। और ये कौन सी शक्ति है? हनुमान जी के बारे में यह भी आपने पढ़ा होगा कि हनुमान जी तो अपनी शक्ति भूले हुए थे, फिर उन्हें याद दिलाना पड़ा कि काचु पिसाद रहा बनवाना, पवन तने सुत पवन समाना। तो वो हमारी शक्ति है, हम उसे भूले होते हैं, वो वर्ल्डली अफेयर्स में हम उसको भूल गए होते हैं। फिर वो शक्ति जागृत होती है, फिर हमें समस्त सिद्धियां और रिद्धियां, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, वो हमें ही प्राप्त होती है। देन यू बिकम क्लोजेस्ट टू गॉड। और फिर गॉड का काम कौन करेगा? भगवान का काम हनुमान जी करेंगे। लंका कौन दहन करेगा? हनुमान जी करेंगे। अशोक वाटिका कौन उजाड़ेगा? हनुमान जी उजाड़ेंगे। आप ये समझिए कि ही सिंबलाइजेस द इवोल्यूशन ऑफ अवर कॉन्शियस एनर्जी विद द रेफ्रेन and constraining your energy inside and getting in closer and closer to God। इसीलिए उनके हृदय में राम विद्यमान है। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये हनुमान जी का ये स्वरूप समझने लायक बुद्धि मार्क्स में थी? हम मूर्ख नहीं थे, ये मार्कस मूर्ख थे। और उससे ज्यादा मजेदार बात यह है कि वो लोग मूर्ख हैं जो उन्हीं को अपना माई बाप माने बैठे हुए हैं। मतलब मुझे याद आता है कि जब हम लोग बच्चे थे तो टीवी पे एक सीरियल आता था, कक्का जी कहिन। जो हमारी जनरेशन वाले या उससे सीनियर होंगे उन सबको याद होगा। तो कक्का जी कहिन में एक लेफ्टिस्ट आता है,
तो जो कक्का जी बना है उससे आके कुछ बोलना शुरू करता है, वो कहता रुक जा, हम समझ गए थे तू सच्चा लेफ्टिस्ट है। तो उन्होंने पूछा अभी तो मैंने कुछ बोला नहीं, आप कैसे समझ? अरे हमका पता है तू यह बोले वाला है, फट जा, फूट जा, बिखर जा, बन जा ज्वालामुखी। तो कहते मगर आपने ऐसे समझा कैसे? अरे मैं तू तो देख रहे समझ गया तू लेफ्टिस्ट। कहन कैसे? अरे कहन पढ़ाई लिखाई लेफ्ट, धंधा पानी लेफ्ट, घर चौबारा लेफ्ट, देश समाज लेफ्ट। जब तू सब कुछ लेफ्ट कर दिया तो लेफ्टिस्ट हुआ ना। तो अब आप ये समझिए, बच्चों के दिमाग में भरा जाता है कि तुम इस चीज को छोड़ दो। हमारे धर्म ग्रंथों में कितनी गहराई है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। हमारी पार्टी के एक लीडर थी, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि जो हिस्ट्री हमें पढ़ाई जाती है वो क्यों क्रेडिबल नहीं है? आप क्यों कहते हैं कि फॉरेनर की पढ़ी हुई हिस्ट्री क्रेडिबल नहीं है? तो हमने उनको फिर ये कहा कि आप अपने बच्चे को ये बताइए कि हमें इससे पहली बात तो हम एक विचित्र देश है दुनिया के जो अपनी लिखी हिस्ट्री को क्रेडिबल न मान के फॉरेनर्स की लिखी हिस्ट्री को क्रेडिबल मानते हैं। कोई ब्रिटिश नहीं कहता कि जर्मन की लिखी हिस्ट्री क्रेडिबल मानूंगा, कोई जर्मन नहीं कहता फ्रेंच की लिखी हिस्ट्री को क्रेडिबल मानूंगा, कोई फ्रेंच नहीं कहता पोलिश की लिखी हिस्ट्री को क्रेडिबल मानूंगा। चलो उस पर भी मानो तो कोई बात नहीं। अरे तमाम फॉरेनर्स ने भारत के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। मेगस्थनीज ने लिखा है, तीन चाइनीज यात्री आए, फाहियान, वेन सॉन्ग इत सिंह, उन्होंने लिखा है। रशियन आया निकितिन, उसने लिखा है। इटली से आया, उसने लिखा है। मगर तुम उसी को क्यों प्रामाणिक मानते हो जो लुटेरे थे, जो हमको लूटने आए थे? लुटेरों की हिस्ट्री को प्रामाणिक मानने वाले हम दुनिया के इकलौते विचित्र देश। तो उन्होंने कहा ये बात तो बच्चे के समझ में आई कि हम लुटेरे की हिस्ट्री को क्यों प्रामाणिक मानते। इसलिए मुझे मानना है कि माता पिता का भी यह दायित्व है। क्योंकि देखिए, अगर आप ये मान रहे हैं कि केरला में इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना हुआ है एजुकेशन में जहां पर कि वो परवर्ट करेंगे, तो हमें इन चीजों को समझवाने की जरूरत है ताकि बच्चे उन चीजों को समझें। जैसे मैं एक अपना पर्सनल एक एग्जांपल बताता हूं। मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मेरी जिंदगी की एक बड़ी यादगार डिबेट में से एक है कि द टॉपिक वाज इंडियन कल्चर इज सेल्फ डिमार्केट्स बिटवीन मेन एंड वुमेन। मैं आज से 30-35 साल पहले की बात बता रहा हूं, मैं स्टूडेंट था। अब इसके फेवर में तो बहुत बोलने वाले मिल जाएंगे, अगेंस्ट में क्या। और उसमें मजेदार बात क्या थी कि आफ्टर डिबेट देयर वाज अ रिबटलिंग पैनल ऑफ 6 पर्सन। तो आपको 7 मिनट बोलना था और 3 मिनट रिबटलिंग पैनल को फेस करना था। तो ऐसा नहीं कि आप गए और अटके बोल के चले आए। तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि इफ यू आर सेइंग, तो जैसे मैंने उसमें कहा कि हमारे यहां दुनिया में जितने भी धर्म संस्कृति हैं उसमें ईश्वर सिर्फ पुरुष है। सिर्फ भारतीय संस्कृति में अर्धनारीश्वर की परिकल्पना है, शिव और शक्ति दोनों है। अब बताइए, केरल में कहते हैं शबरीमला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था, तो कोटक्कल भगवती मंदिर में पुरुषों का प्रवेश नहीं है। केरल में 4 ऐसे मंदिर है जहां पुरुषों का प्रवेश नहीं। उसको मुद्दा नहीं बनाना है, मुद्दा बनाना है। अब अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में तो किन्नरों का एक मंदिर है, वहां कोई क्यों नहीं कहता कि सबका प्रवेश होना चाहिए। हम मल्टीपल डायमेंशन वाले यह धर्म संस्कृति है, इसको आप सीमेटिक थॉट से मत करिए। जैसे किसी ने जब मुझे उस समय पूछा, मैंने कहा अच्छा बताओ, नवरात्र के बाद 9 कन्याएं खिलाते हो, तो कहते हैं इसमें 4 लड़के होने चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ना, वहां कन्या का ही महत्व है। तो इसलिए इस बात को समझना चाहिए कि कौन सी चीज किस प्रकार से, हमें अपने बच्चों को भी इस बात को समझाने का प्रयास करना चाहिए कि स्ट्रक्चर्ड सेटअप से जो चीजें आपके दिमाग में परवर्ट करके रखी जा रही हैं उसको आप किस ढंग से काउंटर करके सही ढंग से बताते। उसमें एक सवाल पूछा गया कि इफ इट वाज सो देन हाउ कम कृष्णा वाज हैविंग 10,000 वाइफ्स। तो मैंने कहा नो, योर क्वेश्चन इज रॉन्ग, दे वर नॉट वाइफ्स, he was having 6,108 गोपिका। तो वो कहती है yes yes whatever the figure was। मैंने कहा the answer lies in the figure। 16,108 वेदों में ऋचाओं की संख्या है और कृष्ण परब्रह्म के प्रतीक है। कृष्ण को काला क्यों कहा गया है? आप ध्यान लगाते हैं तो इट इज ब्लैक इन फ्रंट ऑफ यू। आप किसी भी एक ऋचा को अपना आधार बनाकर ध्यान लगाइए, उसी ब्रह्मानंद की अनुभूति होगी जो दूसरी ऋचा से दूसरे को हो रही होगी। तो एक साथ कृष्ण 16,108 ऋचाओं के साथ रास करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और ये बात हम ऐसे ही नहीं कहते हैं, सूरदास ने कहा है जब धर्म घटे जब धरती पर, तब हरिलीन अवतार, और वेद ऋचा भई गोपिका हरिसो क्यों विहार। अब मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया कि अगर हमें ही नहीं क्लियर होगा हम अपने बच्चे को क्या बताएंगे। और उसका लास्ट में एक पॉइंट और भी कह दूं, बाकी सारे धर्मों में धर्म के ऊपर कमेंट कोई भी कर सकता है, सिर्फ वो जो एथोराइज्ड है। मगर हमारे यहां वहां मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम हाफिज बारी ही करेगा, आर्क बिशप कार्डिनल और फादर ही करेगा। हमारे यहां कोई भी करेगा, कुछ भी करेगा, बगैर पढ़े लिखे करेगा। उनसे कहो भाई
मेडिकल पे कमेंट्री तब करना जब मेडिकल पढ़ के दिखाओ तो एमबीबीएस की डिग्री है। इंजीनियरिंग में तब तो दिखाओ जिस जमाने में तुम्हारे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। अब अगर कोई बगैर मेडिकल पढ़े हुए ये अपना व्यू देने लगे कि ये ऑपरेशन सही किया जा रहा है गलत, उसे क्या कहते हैं? झोला छाप डॉक्टर। तो ये जो झोला छाप एंटी हिंदू लोग आके खड़े हो गए हैं, जो कोई एक चीज निकाल लेते हैं और उसके बाद आपको क्रिटिसाइज करने लगते हैं। मैं लास्ट में अपनी एक डिबेट का उदाहरण देता हूं। एक सज्जन थे समाजवादी पार्टी के, कहने लगे भाई रामचरितमानस में जब शबरी के पास भगवान राम जाते हैं तो वो शबरी ये कहती है, अधम जाति में जड़मत भारी, कहीं भी स्तुति करूं तुम्हारी। तो ये मुझ पे आपत्ति है कि मुझे अधम क्यों कहा। तो मैंने कहा जी ये तो कई बार ये होता है कि आप रिस्पेक्ट देने के लिए कहते हैं। अब आपकी पार्टी के नेता आपने तो आप कहते हैं मैं आपका बच्चा हूं, इसका मतलब रियल में बाप थोड़ी कह रहे हैं उनको। ठीक, अब मैंने कहा चलो ठीक है, अब इसके आगे की लाइन बताओ। अब आगे की लाइन पता ही नहीं। मैंने कहा ठीक, इसके आगे की लाइन है, ये तो वाक्य शबरी ने बोला है, अधम जाति में जड़मति भारी, कहीं भी स्तुति करूं तुम्हारी, मैं इतने नीचे स्तर पे हूं, मैं आपकी कैसे स्तुति करूं। तो रामचंद्र जी क्या बोलते हैं? कहे रघुपति सुनी भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। वो कहते हैं सुनो मैं सिर्फ भक्ति का नाता मानता हूं। और आगे वो क्या कहते हैं? जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। मैं इन 10 चीजों से नहीं मिलता। अगर ये चीजें हो और भक्ति ना हो तो भगतहीन नर मोहे ऐसे, जल बिन बारिद लागे जैसे। अगर ये सब कुछ हो और भक्ति ना हो तो ऐसे जैसे बादल हो उसमें पानी ना हो। अब आप बताइए, आगे का सारा सेंटेंस डिलीट और एक सेंटेंस को लेकर खड़े हुए। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि सरकार, समाज और परिवार तीनों के स्तर पे हमें बहुत जागरूक रखने की जरूरत है। और जब ये सोशल मीडिया आ गया है तो और भी ज्यादा हमें जागरूक रखने की जरूरत है। अपने बच्चों के संस्कार के ऊपर, बच्चों के धर्म संस्कृति के बारे में ज्ञान के ऊपर हमें अधिक से अधिक ध्यान देने की जरूरत है। और लास्ट में आप यह भी विश्वास रखिए कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम सब चीज को पलट देंगे, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अब वो वक्त गया, भारत का वक्त आ गया है। जो उन्होंने अमृत काल के लिए 5 प्रण बताए हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, गुलामी की मानसिकता से अपने को मुक्त करना है, अपनी संस्कृति पे गर्व करना है, अपना कर्तव्य करना है और कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है। भारत का वक्त आ गया, अब इसे कोई रोकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा अमृत काल के जो 25 साल हैं ये वो आधार बनाएंगे जो 1000 साल तक भारत का भविष्य मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो हम वो देश हैं, 25 साल की योजना है, 1000 साल की दृष्टि है, हजारों साल पुराना हमारी प्रेरणा है। शबरीमला मंदिर में माना जाता है कि जो ज्योति जल रही है वो 2000 साल ऊपर से जल रही है। और दुनिया में कोनो धर्म नहीं है जो कहे कि मैं 2000 साल से ज्यादा पुराना हूं, और कोई ऐसे देश नहीं जिनकी 2000 साल से पुरानी। वहां माना जाता है निरंतर ज्योति जल रही है। तो मैं अंत में सिर्फ ये कहूंगा कि एक गौरवशाली अतीत हमें प्रेरणा दे रहा है, स्वर्णिम भविष्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। वर्तमान में बस सावधानी रहने की जरूरत है। तो गौरवशाली था भूत यानी पास्ट, गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है।